Welcome to my YouTube channel. वहीं अयान दोनों हाथ जेब में डालते हुए मुस्कुराए और मामूल से अंदाज में फर्श पर जूते ठोकते हुए अपने कदम निहाल की तरफ बढ़ाए। सही सोच रही थी निहाल, ये पूरा खेत। ये खेलते हुए अयान ने वीएन पर नजर डाली और आगे कहा, पीवन सिंघानिया ने अगर रचाया हुआ। ये कहकर अयान ने एक बार फिर निहाल को देखकर कहा, जिसकी बसात पीवन ने खुद बिछाई थी और इस खेत में तुम सिर्फ एक प्यादे बनकर रह गए। वे प्यादा जिसे लग रहा था कि कमान उसके हाथों में, पर वे खुद भी जोर के इशारों पर नाच रहा था। अयान की बात मुकम्मल करते ही निहाल जो आंखों में आग लिया अब तक पीवन को देख रहा था, उसने अपनी देखती आंखों से दहकती आंखें अयान को टिकाई और सवाल किया, तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये कहकर अयान अजीब अंदाज में मुस्कुराया और आगे कहा, यह खेल आज का नहीं बल्कि सालों का बनाया हुआ ही हम पर हजार चंद दिन पहले फेंका गया था तुम है। और ये कहते हुए अयान ने मित्तल पर नजर डाली और आगे कहा, भार्गव मित्तल को फंसाने के लिए। ये सुनकर निहाल और भार्गव का चेहरा बेरंग हुआ, तो वहीं अयान ने दोनों का बेरंग चेहरा देखते हुए ये बातें बतानी शुरू की जहाँ से असल मायनों में निहाल की बर्बादी की शुरुआत हुई। फ्लैशबैक की बात उस दिन की थी जिस दिन अयान इंडिया आया था और वे मनन, ईवान और वीवन होटल के लाउंज एरिया में बैठे थे। मनन ने कहा, वीवन तुम्हें कोई बेवकूफी मत कर देना, तुम्हारी ये गलती तुम्हारा सब कुछ तबाह कर देगी। पता है अंकल, पर मैं कुछ तबाह होने नहीं दूंगा। कहते वीवन ने गर्दन मुड़कर अयान की तरफ देखा, तुम्हें इटली जाकर एल्डो से मिलना होगा। एक उसने टेबल के पास खड़े राज को आंखों से इशारा किया, तो राज ने आगे बढ़कर टेबल पर एक मैप बिछाया। वीवन झुका और मैप में एक ओडी नोट पर एक उंगली से टैप करते हुए कहा, 6 दिन बाद जब सिर्फ यहाँ पहुंचेगी, मैं चाहता हूँ तो एल्डो इस सिप पर हमला करे और मेरे जाल में फंसे। कहकर वीवन ने अयान को देखा, मतलब तुम एल्डो को फंसाकर कैद करोगे, पर उसे कैद करने के बाद भी तुम अंकल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एल्डो को कैदियों की सेल कहाँ ये आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। अयान ने कहा। वीवन के चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट छाई, और अगर खुद एल्टो मुझे उस खेत तक ले जाए तब कहना क्या चाहते हो तुम? ईमान ने कहा। तो वीवन ने बेहद आराम से अपनी पीठ सोफे पर टिकाई और आंखों से राज को मैं फटाने का इशारा किया। राज आ गया और मैं फटाकर अयान के मैनेजर को पकड़ा। इधर वीवन के होठों के कोने मुड़े और उसने अयान की तरफ देखकर कहा, तुम एल्डो को फंसाने इटली जाओगे, एल्डो से हाथ मिलाओगे, उसे खुद पर भरोसा दिलाओगे, उससे कहोगे कि तुम्हें उन डायमंड को बनाने का राज जानना है जो आज तक किसी को नहीं पता। और वीवन की बात मुकम्मल होने से पहले अयान अजीब से अंदाज में हंसा। एल्डो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है वीवन जिसे हम चॉकलेट पकड़ाएंगे और वो मान जाएगा, पता है मुझे। ये कहकर वीवन तिरछा मुस्कुराया, पर अभी हमें एल्डो को चॉकलेट से ही मनाना होगा। मतलब अयान ने तो सोच की, तो इस पर वीवन ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे ये सब कहने के बावजूद एल्डो को तुम पर यकीन नहीं होगा, पर तब होगा जब तुम एल्डो को मेरे सिप की डिटेल बताओगे और मुझे कैद करवाने में उसका साथ दोगे। तुम पागल हो चुके हो वीवन, तुम्हें पता है एल्डो तुम्हें सालों से कैद करना चाहता है। तुम्हें टॉर्चर करके वे डायमंड बनाने का राज अंकल से बुलवाएगा और तुम्हें मार देगा। अयान ने बेहद झुंझलाते हुए कहा। तो ईमान ने भी अपने गर्दन ना मिलाई। हाँ वीवन, मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्क करेगा। ईमान और अयान बिल्कुल सही कहते हैं वीवन, ये बकवास प्लान है। मनन ने फौरन कहा, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है अंकल। और किसने कहा मैं उसी कैद में अकेले जाऊंगा? कहकर वीवन ने साथ ही मुस्कुराहट दी। मतलब ईवन ने सवालिया नजर से उसे देखा, तो वीवन ने भी गर्दन मोड़ ईमान को देखा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? और तुम भी क्यों? हमारे मैनेजर्स भी चलेंगे। ये सुनकर राज, लक्ष्य, ऐथन और काला जो ईमान की मैनेजर थी, इस उन सब ने घूंट पी लिया। वीवन तुम पागल हो चुके हैं, तुम्हें पता भी है अलीजा प्रेग्नेंट है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ईमान की बात मुकम्मल होने से पहले वीवन ने उसकी बात काट दी। कुछ नहीं होगा किसी को, क्योंकि अयान हमें बचा लेगा। कहकर वीवन ने अयान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट छाई थी। हम डोंट वरी ईवान, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे बस एल्डो के भरोसे का फायदा उठाना है। अयान ने कहा। और ईवान के समझ से देर नहीं लगी कि अयान क्या करने वाला है। शायद मनन भी चुके थे। वीवन और अयान के गेम को एक बात तो माननी पड़ेगी, वीवन, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मास्टरमाइंड पैदा हो ही नहीं सकता। ना तुम हो जो बड़ों को छुड़ा सकते हो। ये कहकर मनन मुस्कुराए। वो तो वहीं वीवन ने गहरी सांस ली और सोफे पर एक हाथ फैलाते हुए मनन की तरफ देखा। हम अंकल, आपको मेरा एक काम करना है। क्या काम? मनन अब सवाल नजर से उसे देख रहे थे। मेरी बीवी को प्रोटेक्ट करना है, आपको ही नहीं किया। अगर उसने अयान की तरफ देखा, तुम्हें भी अयान ने आंखें छोड़ी कि मैं कैसे? वीवन ने अयान के सवाल करने के बजाय मनन की तरफ देखा। आर्य ने किसी और की नहीं बल्कि भार्गव मित्तल की बेटी है अंकल। वीवन के कहे गए जुमले को सुन मनन के चेहरे का रंग फक हुआ। उनके जहन में वे हॉस्पिटल में गुजारे खौफनाक लम्हे गूंज उठे जब आमना की डेड बॉडी वार्ड से बाहर निकाली गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मनन ने कुछ हैरानी के आलम में सवाल किया। हाँ, वो उसी भार्गव की बेटी है जिसने मेरी मां के कत्ल में उस औरत का साथ दिया था जो भी गुमनाम है। वीवन ने दांत पीसते हुए कहा। और तुम उसी कातिल की बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती हो? मैं तो कह रहा हूँ काट डालो। वीवन की बात मुकम्मल होने से पहले वीवन ने उनकी बात काट दी। आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? मनन से कहा। और जो कोई भी मुझे मेरी बीवी से दूर करने की कोशिश करेगा या इसी कोशिश के बारे में सोचेगा, उसे मारने में मुझे फंसे भी नहीं लगेगी। वीवन की आवाज बेहद मध्यम मगर डरावनी थी। अगर इस वक्त मनन के जहाँ कोई और होता, लेकिन उनकी रूह उसके जिस्म से तिलक चुकी होती। आखिर यहाँ मनन के माथे पर पसीने की बूंदें घिर आई और फिर से वीवन ने मनन की बात काटी। अब मेरी बीवी सिर्फ मेरी ही बीवी और मेरे अलावा उसके लिए
कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, वरना मैं रखने दूंगा। और जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा कि तुम उसके बाप को मारने जा रहे हो, उसके मामा को मारने जा रहे हो, तो उसकी बहन का किडनैप किया है तुमने, अब तब तुम्हारी बीवी नफरत करेगी तुमसे। वीवन तुम अपनी इन परेशानियां तो सुलझा लोगे, पर उस मोहब्बत का क्या जिसमें तुम उलझ चुके हो, उस सच्चाई का क्या तो तुमने उसे छिपा रखी है। मनन ने कहा, अगर मेरी जिंदगी में उसकी नफरत भी लिखी तो मुझे मंजूर है। मैं तो उसे खुद से दूर जाने की वजह दे रहा हूँ, मैं उसे खुद से नफरत करने की वजह दे रहा हूँ, क्योंकि कल जब उसे मेरी असलियत का पता चले तब उसे मुझसे दूर जाने में ज्यादा तकलीफ ना हो। कहकर वह अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में भी कितना दर्द छिपा हुआ था, वे सिर्फ उसे पता था। वे आर्यनी का सच जानने के बाद उस पर क्यों चीखा, क्यों चिल्लाया और क्यों उस अपने दिल से निकालने की बात कही, इसकी वजह वेब साफ हो चुकी थी। वे उसे खुद से दूर जाने की वजह दे रहा था, ताकि बाद में जब उसे सच पता चले तो ज्यादा तकलीफ ना हो। खैर, यहाँ विवन ने आगे कहा, पर जब तक वे हमने सबको सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मैं सिर्फ तब तक उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर नजर रखिए कि उसने अयान को देखा। मित्तल जल्दी ही आर्यनी को मेंशन से लेकर जाने वाला है, और जब वह मेरे मेंशन से निकलेगी तब तुम निहाल के पास जाओगे। क्यों? अयान अब सवालिया नजर से विवन को देख रहा था। आर्यनी का हाथ मांगने विवन ने बेहदाम से लहजे में कहा। अयान कुछ हैरान हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो विवन? वही जो तुम सुन रहे हो, तुम उससे एंगेजमेंट की ख्वाहिश जताओगे और बदले में निहाल से वादा करोगे। वो रेड डायमंड के राज है जो तुम्हें एल्डर से पता चलेगा, पर इससे क्या होगा? इस बार ये सवाल ईवान ने किया था। उसके सवाल पर विवन ने गर्दन मोड़कर ईवान को देखा। एक तीर से कई शिकार, मतलब अयान ने कहा, निहाल ने डेड को सिर्फ उस रेड डायमंड के लिए कैद करवाया था, पर उसे अच्छे से पता है कि एल्डर उसे भी राज कभी नहीं बताएगा। हम इसी चीज का फायदा उठाकर निहाल और एल्डर को अलग करना है। तुम निहाल के सामने आर्यनी से एंगेजमेंट की ख्वाहिश जताओगे और मुझसे दुश्मनी के बारे में बताओगे, तब निहाल को तुम्हारी बात पर जरूर यकीन होगा, और इस यकीन का फायदा उठाकर तुम मित्तल तक पहुंच सकते हो, उस औरत के बारे में पता कर सकते हो जो 21 साल पहले मेरी माँ के मर्डर में शामिल थी। और हाँ, आर्यनी को भी तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना है। वो अपने डेड के घर जा रही है। विवन ने ईवान की बात काटते, मुझे उसके बाप पर भरोसा नहीं आया। जो इंसान अपने बेटे को धोखा दे सकता है, किसी की माँ को काट सकता है, वे इंसान अपने बेटे के लिए कभी के सही नहीं हो सकता। और भूलो मत, वो मेरी माँ का कातिल है। हम वो सब ठीक है, पर मुझे नहीं लग रहा विवन कि तुम्हें आर्यनी को अब खुद से और नफरत करने की वजह देनी चाहिए। वे वैसे भी एक चक्रव्यूह में फंसने जा रही है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती विवन। इस बार अयान ने कहा, हाँ विवन, उसे वे खुशियां दे दो जो वो डिजर्व करती है। अगर खुद से दूर करना ही है तो उसे ऐसे मत करो। वैसे भी आने वाला समय तुम दोनों के लिए बेहद दर्दनाक होने वाला है, पर इन सब में अपने आज को दर्दनाक मत बनाओ। ईवान ने उसे समझाने की कोशिश की। चाहता तो मैं भी यही हूँ ईवान, उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां बिखेरना। जब वह मुझे मिली थी मुझे लगा था कि शायद इस दुनिया का मैं वो वाहिद इंसान हूँ जो उसे सारी जहाँ की खुशियां दूंगा, पर नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी को खुश रख सकूं। मैं सिर्फ ईवन के इन लफ्जों के साथ एक लंबी खामोशी छाई। कुछ वक्त तक खामोश रहने के बाद विवन ने आगे कहा, सिर्फ दर्द देना चाहता हूँ और मुझसे जुड़े लोगों को सिर्फ दर्द ही मिलता है। विवन ने कहा। यह कहकर विवन ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ देखा। ना तुम उन सब में अकेले नहीं हो गए अयान, कोई और भी है जो तुम्हारा साथ देगा। और कौन है? अयान ने सीधा सवाल किया, और विवन के दिए गए जवाब ने चंद लम्हों के लिए हर किसी को साकित कर दिया था। और जो जवाब विवन ने दिया था वह था आर्यन की बहन एना। उस दिन विवन ने उन्हें सिर्फ एना के बारे में बताया था, पर एना इन सबसे उस विला के गार्डन एरिया में करीब एक हफ्ते बाद मिली थी। तब जब विवन ने उसके सामने अलीजा अतीत के रास्तास के पत्तों की तरह खोले थे। हाल में बुरी हर चीज, हर शख्स के सन्नाटे और दहशत ने अपने हिसार में लिया था। जब अयान ने एक रात से पर्दाफाश किया था, इस रात में सबसे ज्यादा होश आर्यनी और वेदांत को उड़ाते। वेदांत को तो विवन के गेम्स का पता नहीं था, इसलिए उसके लिए यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो उसका बेदर्द जो उसने विवन की मौत का सुनकर झेला था, लेकिन बहुत बड़ा था। विवन की बुलाने जानने के बाद निहाल के हाथों की मुट्ठी खस गई थी। सारी चालें रेत की तरह उसके हाथों से फिसली थी। उसका हर दांव उस पर ही पलटा गया था। निहाल आंखों में अंगारे लिए विवन को ही देख रहा था, तो वहीं विवन की आंखों में आग नजर आ रही थी, और आग ऐसी की मानो सब कुछ जलाकर रखा कर देगी। इतने अयान ने निहाल को देखते हुए कहा, अफसोस निहाल, इससे पहले कि अयान अपनी बात मुकम्मल कर पाता, किसी चीज के खंगालने की आवाज सभी के कानों में गूंज उठी थी। इस आवाज ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और शख्स की नजर उस अंगूठी पर जो आर्यन के हाथ से छूटी थी, और वे अंगूठी न जाने कितनी बार फर्श से टकराकर लुढ़कते हुए सीधे विवन के काले जूतों के पास आकर रुकी थी। विवन ने पहले गर्दन उठाकर अंगूठी देखी, फिर सिर उठाकर आर्यन को देखा, जो आंखों में आंसू का सैलाब और हजारों सवालात लिए उसे ही देख रही थी, ऐसे जैसे सब समझने की कोशिश कर रही थी। विवन की नजर सबसे पहले उसकी आंखों पर गई, जिसमें कुछ नहीं था सिवाय आंसू और सवालात के। फिर उसके होठों पर जो थर्रा रहे थे, फिर गालों पर जो आंसू से भीगे जा रहे थे। विवन एक बार फिर उसकी आंखों में झांका, और एक लंबे अरसे बाद दोनों की नजरें मिली। दिन में न जाने कितने जज्बात उमड़ थे दोनों की। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, कानों में हवा की सरसराहट, और पूरे हॉल में आर्यन की सिसकियां गूंजने लगी थी। कुछ पलों के लिए जिंदगी और वक्त दोनों थम से गए। यहाँ विवन वो उसकी आंखों में आंखें डाले अपने जहन में कुछ लफ्ज तलाश कर रहा था, वहीं आर्यन उसके होठों पर हजार सवाल, जहन में लफ्जों का भंडार होने के बावजूद वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कम यार, एक लंबे अरसे तक लफ्ज तराशने के बाद विवन ने उसे
मुखातिब किया और यहाँ जैसे आर्यन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, वो छोटे बच्चों की तरह मुंह पर हाथ रखकर फूट पड़ी और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो अब आंखें नहीं खोलना चाहती थी। अगर आंखें खोलती तो वे लम्हा भी हवा बनकर उड़ जाता। उस सपने की तरह, उस लम्हे की तरह जो उसने उसके साथ मॉल के स्टार रूम में गुजारा थे। वो लम्हे जो हकीकत थे और जिन्हें वे सपना समझ बैठी थी। वो उसके पास जाना चाहती थी पर नहीं जा पा रही थी। वजह उसके पैर थे जो बेहद भारी महसूस हो रहे थे। चंद लम्हों बाद उसने एक गहरी सांस ली और बेहद डरते हुए अपने काजल से सनी हुई आंखें खोली। उसे एक बार फिर जीवन का चेहरा दिखा, पर उसे भी यकीन नहीं हुआ था कि वे हकीकत, वे अभी भी मानो उसे सपने में जी रही थी। जहाँ उसकी आंखें खोलते ही सब टूटने वाला था, वहीं उसे चंद कदम दूर खड़ा विवन बेतासुर चेहरे के साथ उसे अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। वे उसकी तरफ यूं आ रही थी जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार चलना शुरू किया हो। आंखों में बेहिसाब खुशी और अजीब सा दर्द लिए वे बगैर पलके झपकाए उसे ही देखे जा रही थी। आर्यन के कदम कुछ और बढ़े, दूर या कुछ और मिटी। वो उस दिन भी वहीं खड़ा था जिस दिन आर्यन ने उसे खुद से दूर करने का फैसला लिया था। उस दिन विवन की आंखों में कोई जज्बात नजर नहीं आए थे आर्यन को, पर आज तो जज्बात उसने देखे थे। विवन की आंखों में उन जज्बातों ने उसके दिल को अजीब सा सुकून पहुंचाया था। जमीन पर होते हुए भी उसे जन्नत दिखाई दे रही थी। उसकी जिंदगी पिछले कुछ दिनों से जैसे जहन्नुम बन गई थी, पर अब विवन की मौजूदगी ने उसे जैसे जन्नत में पहुंचाया था। उसके कदम बढ़ते ही चले जा रहे थे। उन बढ़ते कदमों में साथ कदमों के साथ दूरियां मिल रही थी। अब बस 2 कदमों की दूरी बची थी, पर इससे पहले कि विवन तक पहुंच पाती उससे गाउन का निचला हिस्सा सिरा उसके सैंडल में फंसा, जिस वजह से उसके कदम पूरी तरह लड़खड़ाए और वे गिरने को हुई। पर इससे पहले कि वे गिरती, किसी के मौजूद बाहों ने उसे फौरन थाम लिया। वे खौफजदा आर्यन ने अपनी आंखें भींच ली। अब उसमें हिम्मत नहीं थी आंखें खोलकर उस शख्स को देखने की जिसकी बाहों ने उसे थामा था। उसे डर था कि अगर उसने आंखें खोली, उसे थामने वाले हाथ किसी और के निकले, तब तक उसका वहम भी टूट जाएगा बाकी सारे वहमों की तरह, और तब शायद वे टुकड़ों में बिखर जाएगी। यहाँ वे सवाल जवाबों के विषय में उलझी थी, तो वहीं विवन ने उसे फौरन संभाल लिया था। उसका एक हाथ आर्यन के पेट पर था और फर्श की तरफ झुकी हुई आर्यन ने दूसरे हाथ से विवन के इन अल्फाजों ने और दूसरे हाथ विवन की दूसरी बात थाम रखी थी, तो विवन ने उसके जहन में चल रही कसमसक बखूबी समझ ली थी। ये कोई ख्वाब नहीं है मेरी जान, विवन के अल्फाजों ने उसकी रूह को अजीब सा सुकून दिया था। वो सीधी खड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया था जब उसने अपने करीब से विवन का वे चेहरा देखा जिसे देखने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। उसी लम्हे में उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई और आर्यन सब कुछ भूल गई। सब कुछ याद था तो सिर्फ विवन, जिसे वे सब ने तब भी याद करती थी जब वे उससे दूर था, और वे उसे अब भी याद करती थी। तब आज जब वे उसके करीब था, बेहद करीब, इतने करीब कि मानो वे छू लेती तो उसका वजूद रेत की तरह कणों में तब्दील होकर हवा में बिखर जाता। उसने अपने कांपते हाथ हवा में उठाए और तभी आर्यन की कांपती उंगलियों ने विवन के चेहरे को छुआ। ये कोई सपना नहीं था, वे हकीकत में उसके सामने खड़ा था और अब उसको बात था यकीन आर्यन को हो चुका था। जहाँ उसके हाथों ने उसके चेहरे को टटोलते हुए विवन के कंधे तक का सफर तय किया, तो वहीं विवन के हाथों ने उसे कमर से जकड़ लिया और यहाँ आर्यन ने विवन की मजबूत पकड़ से कुछ चक्कर से गई। कुछ बेख्याली के आलम में आर्यन के हाथ उसके कंधे पर धंसे और अब दूरियां ना के बराबर बची। क्या आलम था, क्या मौसम था जब 2 बिछड़े दिल मिले थे। ना जाने कितने दिल मिले, कितने दिल जले और ना जाने कितने दिलों को तसलियां मिली। इधर ये नाकाम मुंह खुला रह गया था। विवन और आर्यन की मस्ती देख तो वहीं हॉल में मौजूद हर शख्स ने अपनी गर्दन झुका ली थी। जब सबने विवन और आर्यन को करीब देखा था, वहीं हर शख्स से नजर झुका दे देखने हाल अपनी हैरान नजर हॉल में दौड़ाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और हो क्यों रहा था। रिया की आंखें नम हो गई थी जब उसने एक लंबे अरसे बाद 2 बिछड़े दिलों को मिलते हुए देखा था। वे मुस्कुराई और खुद में बुड़बड़ाई, आर्यन इस दुनिया की सबसे लकी लड़की है क्योंकि उसे मिस्टर सिंघानिया के जैसा हमसफर मिला है। ये सुन समीर ने भी मुस्कुराहट कर रिया को देखा। कभी सोचा नहीं था कि कॉन्टेक्ट मेरी से बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये कि अगर समीर ने वेदांत की तरफ देखा, अब तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारा भाई तो मैजिशियन निकला, मैंने अपने आप को ही जिंदा कर लिया। समीर ने मजाक के अंदाज में कहा। उनकी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, वेदांत ने समीर से कहा, पर उसकी नजर अभी विवन और आर्यन पर ही टिकी थी। यहाँ आर्यन ने अपनी नजर उठाई और उसकी नजर सीधा विवन की नजर से जा टकराई। आंसू एक बार फिर बहे, दर्द एक बार फिर उमड़ा और इस बार वे बहते आंसू के साथ किसी की परवाह किए बगैर विवन के गले लगी और बुरी तरह बिलकी। वहीं विवन ने भी उसे कसकर जकड़ लिया, ऐसे कि अब आर्यन ये जुदा हुई तो तबाही आ जाएगी। इधर नव्या तो जो फ्यूज उड़ाने में नाकामयाब रही थी, पर उसके दिमाग का फ्यूज जरूर उड़ चुका था। वे इसलिए क्योंकि बेसमेंट में खड़ी नव्या की नजर एक लकड़ी के पट्टे पर थी और वे इसे क्या नया कारनामा करने वाली थी ये सिर्फ उसे ही पता था। यहाँ उसने फोन एक तरफ रखा और साड़े का पल्लू कमर में खोसने के बाद पर्स से लकड़ी का पट्टा उठाया और पट्टा लिया बॉक्स के पास चिल्लाई। नव्या ने बॉक्स को देखते हुए जहाँ हवा में हाथ उठाया तो वहीं गर्दन भी ऊपर उठाई। ऊपर क्या, प्लीज भगवान जी फ्यूज उठाना, मुझे मत उड़ने देना। ये कहती उसने उस लकड़ी का पट्टा बॉक्स पर दे मारा। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, उसने पूरी कुव्वत से बॉक्स पर दूसरी बार हमला किया। दूसरी बार में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर तीसरी बार में जो कुछ हुआ उसने नव्या के होश उड़ा दिए थे। लाइट चली गई थी और लाइट्स जाने के साथ ही वहां बॉक्स में चिंगारी उठी, जिसे देख के नव्या की सांसें अटकी और आंखें फैल गई। उसने फौरन पीछे होते हुए लकड़ी का पट्टा जमीन पर एक तरफ फेंका और टेबल से फोन उठाकर सीधे वहां से फुट हुई। वहीं हॉल में हंगामा मच चुका था, जिसकी वजह रोशनी जो सबकी जिंदगी से चाइना गायब हो गई थी, पर किसी की जिंदगी में अंधेरा होने के बावजूद रोशनी आई थी। और ये था विवन, जो आर्यन को वैसे ही बाहों में थामे खड़ा था। वहीं आर्यन ने भी हिलने की बजाय उल्टा उसकी पीठ पर पकड़ कसी और विवन उसकी मजबूत पकड़ अपने बैग पर बखूबी महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराया था जब उसने
रोते हुए उसके सीने में अपनी नाक रगड़ी थी कि तभी उसने विमल को कहते सुना, भूल गई तुम। उसने गर्दन उठाकर विमल का चेहरा देखने की कोशिश की, पर कुछ ना देख सकी सिवाय अंधेरे के। तुम्हें हॉल में मौजूद हर शख्स फोन की फ्लैश लाइट जला ली और कुछ लोग तो साथ जाने भी लगे थे। उनके जाने की वजह भी खौफ था जो विमल सिंघानिया को देखने के बाद हर एक के दिल में उतर आया था। आर्यन ने कहा हो तुम? विमल के बाहों में खड़ी आर्यन के कानों में मित्तल की आवाज छुटी थी, जो वो शायद अंधेरे में उसे ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था? वे जानने में इंटरेस्ट नहीं थी जिसमें वे इस वक्त इंटरेस्टेड थी और जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल रही थी और शायद जिंदगी तक भूले रहना ही चाहती थी। वे इंसान इस वक्त उसके पास था और वे उसकी बाहों में महफूज थे और अब उसे किसी बात का कोई खौफ नहीं था। मैं क्या भूली? आर्यन ने सिसकते हुए सवाल के जवाब विवन ने उसके गले में हाथ डाला और अंगूठे से उसके गाल सहलाए। मेरी पनिशमेंट है, कहते विवन ने बड़े सेंसुअल तरीके से अपने होठ उसके कान पर रख दिए। वो बेख्तियार सूख पड़ी। ना जाने कितने दिनों तक तड़पने के बाद उसने विवन को इतने करीब पाया था। तभी उसने विवन की गर्म सांस अपने कान के पास महसूस किया। उसका दिल जैसे धड़क उठा था। अगर अब आंसू की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट आज रात मेरे बेड पर मिलेगी। और तुम्हें तो पता है मेरी पनिशमेंट कैसी होती है, पता है ना? कहकर विवन ने बड़े ही सेंसुअल तरीके से उसके कान चूमे और यहाँ उसका तन बदन मचल उठा। वो जैसे तड़पी थी। उसे यकीन हो चला था कि वे सब हकीकत है। मैं क्या कोई ख्वाब देख रही हूँ? न जाने क्या सोचकर उसने ये सवाल किया। जब अपने विवन ने अपने नाक उसके गाल पर रख के उसके आंसू को पीने से पहले का ख्वाब तो वह था जो तुम इतने दिनों से देखती आ रही थी और जो मैंने तुम्हें दिखाया था। कहकर उसने अपने होंठ उसके आंसुओं पर रखे। विवन ने आज भी बात घुमाई थी और रानी आज भी उसकी बात समझ नहीं पाई थी। कहना क्या चाहते हो तुम? इस बार वे थोड़ी खपाई। वही पुराना लहजा और उसके लहजे में वही पुराना रंज महसूस करके उसके गालों को चूमते हुए मुस्कुराया था। सिर्फ एक शख्स की मौजूदगी ने पल भर में उसकी काया बदल कर रख दी थी। पल भर में किसी जादू की तरह उसकी बेरंग जिंदगी रंगीन हो गई थी। वह इतने दिन से उस मुरझाए पौधे की तरह हो गई थी जिसका वजूद एक अंधी से हिल गया था और अब विवन उसे पानी की तरह मिला था जिसे उस मुरझाए पौधे को न जाने कितने दिनों से तलाश थी। मैं कहाँ उससे बोला नहीं जा रहा था और कहाँ सवालों का पिटारा लिए बैठी आ रही। पिटारा बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी को कहते हैं इस आशिक के मिलने पर हम आबाद हो गए और अगर नाम मिला तो हम बर्बाद हो गए। वो आबाद हो चुकी थी क्योंकि विवन उसे मिल गया था। खैर यहाँ वो पिछले चंद मिनटों से अपने जवाब की मुंतजिर थी और जवाब भी उसे फौरन मिला। नथिंग मेरी जान, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। उसने बेहद मध्यम आवाज में सवाल किया। यू कांट लूज मी, आई एम एम्बेडेड इन द कोल ऑफ यू हियर। विवन ने दिए गए जवाब ने उसे लाजवाब कर दिया था। उसके रोंगटे खड़े हुए थे जब उसने विवन की गर्म सांसें अपने कान के पास महसूस कर। विवन ने किससे कहते सुना, वैसे आपने भागने का प्लान अच्छा बनाया था मिसेस सिंघानिया, पर अफसोस मेरे रहते अब आप मुझसे दूर नहीं भाग सकती। इनफैक्ट आप मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने तक का हक नहीं रखते। कहकर विवन ने बड़े सेंसुअल तरीके से उसके कान चूमे और यहाँ ने कि जैसे सांसें रुकी उसका दिल धड़क उठा था। जब विवन ने उसे आपके हक में मुखातिब किया वे साहब में इतना खो गई थी कि उसने उसके अल्फाजों पर ध्यान नहीं दिया कि विवन ने उसके प्लान के बारे में किसे पता चला। ध्यान तो उसने इस बात पर भी नहीं दिया था कि विवन ने उसे मिसेस सिंघानिया कहा था। खैर वे ध्यान भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे बातें बेहद मामूली थी उस इंसान के आगे जिसकी जिन मौजूदगी ने हर चीज झुंझुन कर दी थी और वे शख्स जैसे उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींचे खड़ा था। उसकी सांसों में नई रफ्तार मिली जब विवन ने अपने नाक से उसके गाल और फिर होठ सहलाए और तभी उसने विवन के होठों की नरमी अपने होठों पर महसूस कर विवन कहीं ये मुझे ऐसा चेहरा बन गया था आर्यन के लिए। उसने धीरे से अपने होठों लगे। हाँ मैं चाहती थी कि वह उसके होठों को छुए, उसके बदन को छुए, उसे एहसास दिलाए कि वह उसके पास है। यहाँ विवन के चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट आई और इसी के साथ उसने उसकी कमर पर पकड़ कर से और धीरे से उसके होठों को छुआ। अगर विवन का मैं मकसद उसे तड़पाना था तो मैं तड़प रही थी। विवन के होठों ने जैसे उसके होठों को छुआ आर्यन की आंखें अपने आप बंद हो गई। हॉल में अंधेरा अभी भी मुकम्मल तौर पर छाया था और अब बातों में मसरूफ कर दी लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ विवन के होठ उसके होठों से रगड़ खा रहे थे तो वहीं विवन के हाथों ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके बारतों का सफर तय किया और तभी उसके लंबे सियाह बाल जिसे उसने जूड़े की शक्ल में तब्दील किया था उसके कंधे पीठ और विवन के हाथों में छूते हुए उसके कमर को फैलने की वजह वे कलेजर था जिसे विवन ने उसके बालों से निकाल फेंका था। यहाँ विवन ने अभी तक उसे किस नहीं की थी। वो बस उसके होठों पर अपने होठों गड़ते हुए उसे तड़पा रहा था और वह तड़प रही थी बुरी तरह, बेहद बुरी तरह। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी। जब उसकी सांसें विवन की सांसों से उलझी थी। क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? ये सवाल करते हुए विवन ने उसे कमर से झगड़ा और उसके होठों पर अपने होठों से दबाव डाला। विवन के इस सवाल पर उसके जहन में कड़वी यादों का सैलाब लाया था। वे लम्हे जिसमें विवन मौजूद ही नहीं था और जिन लम्हों में वे हर पल मरती रही थी वे बदतरीन लम्हे एक धमाके के साथ याद आए थे। अगर तुम्हारी याद नहीं आती तो मैं मर जा। इससे पहले कि वे अपनी बात मुकम्मल कराती विवन ने उसके सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो वहीं आर्यन की आंखों में आंसू का एक कतरा बह गया जिसे विवन ने उसके होठों से चूमते हुए अपने अंगूठे से पोंछ दिया। यहाँ विवन बड़ी बेरहमी से उसके होठों को चूम रहा था या यूं को खा रहा था। वहीं आर्यन ने भी उफ के बगैर उसे अपने होठों का स्वाद चखने दे रही थी और दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी एक एक हॉल की सारी लाइट जली और बीच वाली लाइट के जलते ही सबके होश उड़े। लाइट जलने पर सबसे ज्यादा हैरान नव्या हुई थी। हैरान एक बहुत छोटा लफ्ज था। नव्या के दिल और आंखों में उमड़े जज्बातों को बयान करने के लिए वे फ्यूज बॉक्स उड़ाने के बाद सीधे बाहर आई तो उसे कोई ना मिला सिवाय ड्राइवर के जिसने उसे बताया कि उसके दोस्त लापता है। और जब वह उन सबको ढूंढते हुए अंदर आई उससे पहले भी अपने दोस्तों तक पहुंच पाती। लाइट्स आने की वजह से उसके कदम बीच में ही रुके और
कदम रखते ही आंखों के सामने जो नजर आया था, उस नजारे ने नव्या के पैरों तले जमीन खींच ली। नव्या की तरह ही किसी ने हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। जब हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर किस कर रहे आर्यन और विवन पर गई थी, जो रुकी सांसों के साथ बड़े पर्सनैलिटी एक दूसरे को किस कर रहे थे। विवन से कहना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव करने की? जैसे ये अल्फाज आर्यन के कानों में पड़े, वो चहकी। उसने फटाक से आंखें खोली और आंखें खोलते ही सबसे पहले नजर आया विवन का चेहरा, जो अभी भी उसके होठों को बड़ी बेदर्दी से चूम रहा था, ऐसे जैसे कोई फेवरेट डिश खा रहा था और अब मानो अपनी फेवरेट डिश छोड़ने के मूड में ही नहीं था। यहाँ विवन और आर्यन की बेशर्मी देख मित्तल बुरी तरह भौंक रहा है। मैंने कहा ना मेरी बेटी से दूर, कहते हुए मित्तल ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी अयान उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ अयान को अपने सामने देख मित्तल के कदम खुद ब खुद रुक गए और उसकी जबड़े कस गए। इतनी भी क्या जल्दी है बेटी से मिलने की मिस्टर मित्तल? एक अयान दोनों हाथ जेब में डालते हुए अजीब अंदाज में मुस्कुराया। इधर अयान का अंदाज देख रिया मुस्कुराए और तभी नव्या, जो अपना होश खो चुकी थी, इस तमाशे को देख होश में और जैसे तैसे खुद को संभालते उन सबके पास चलाई। वेदांत, नव्या ने कहा। उसकी जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। ये सुन वेदांत ने उसकी तरफ देखा। नव्या का चेहरा खूब से भर उठा था, ऐसे जैसे उसने कोई भूत देख लिया। नव्या ने विवन की तरफ उंगली से इशारा किया। वो तुम्हारा भाई? इससे पहले कि वे अपनी बात मुकम्मल करवाती वेदांत ने उसे बाहर से खींच छोटे बच्चे की तरह गले लगा। हाँ पता है मुझे, भी जिंदा है, बेदाम से लहजे में कहते हुए वेदांत ने नव्या का सिर सहलाया। तो वही नव्या चुकी। क्या वेदांत पागल हो चुका था शायद? हाँ, तभी विवन को देखने के बाद ही इतने आराम से खड़ा था। नव्या ने खुद से सवाल कर ही खुद को जवाब दिया और फिर गर्दन उठाकर वेदांत का चेहरा देखा और उससे सवाल किया, पर वे जिंदा कैसे? वेदांत ने उसकी बात काट दी। रिलैक्स नव्या, वे मरे नहीं थे, उन्होंने बस हम सबके दिमाग के साथ खेला था, बेहद आम से लहजे में कहते हुए वेदांत ने उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया और नव्या ने भी अब कोई सवाल नहीं किया। इधर मित्तल जो बौखलाया ही था, वहीं हॉल में चल रहा सीन देखकर निहाल भी गुस्से में तमतमा चुका था। उसने विवन पर एक नजर डाली और दांत पीसते हुए कहा, तेरी वजह से मेरा सब बर्बाद होगा विवन सिंघानिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक है तो निहाल ने बड़ी ही फुर्ती से वेस्ट बैग से गन निकाली और विवन की तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि निहाल विवन तक पहुंच पाया, तीनों मैनेजर्स उसके सामने आकर खड़े हुए। वहीं निहाल के कदम अपने आप रुके। इधर मैनेजर्स ने गन निहाल की तरफ पॉइंट की। तो वही पार्टी में मुझे निहाल के आदमियों ने गन निकालकर मैनेजर्स की तरफ पॉइंट की। जवाब विवन और अयान के आदमियों ने भी अपनी गन निकाली और इधर आया अपना। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर विवन ने आर्यन के होठों को रिहा गया और उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो इतना समा रही थी कि उसे नजर नहीं मिला पा रही थी। वो एक पलक बगैर उससे गले लगे और अपना चेहरा उसके सीने में छिपाकर उसके बैग पर हाथ फेरने लगे। वहीं विवन ने भी एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसकी हरकतें इग्नोर कर हॉल का नजारा देखा, जहाँ कई सारे आदमी बंदूक ताने खड़े थे। पुट डाउन योर गन्स, मेरी बीवी को गन की आवाज नहीं पसंद, अगर गलती से भी गोली चली और मेरी बीवी डरी तो मैं खड़े खड़े तुम सबको गोलियों मैं से भून डालूंगा, विवन ने रशियन भाषा में कहा और उसके ऑर्डर्स मिलते ही सारी गन नीचे कर ली गई। ये देखते ही निहाल का गुस्सा सारे आसमान पर जा चढ़ा। वहीं मैनेजर्स ने भी तेज स्टार बड़ी नजर निहाल पर डालते हुए अपने अपने गन से नीचे गिरे। बड़े रोबिल अंदाज में विवन की तरफ मुड़े। गुस्सा सिर पर सवार होने के बावजूद निहाल अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए विवन के पास चला आया। शायद तुम भूल रहे, जिसे तुम अपने बीवी कह रहे हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उसे तुम तलाक दे चुके हैं। निहाल के इन लफ्जों का विवन पर कोई असर नहीं हुआ, पर आर्यन पर हुआ और इतनी बुरी तरह की तलाक से सुनते ही उसका दिल दहल उठा था। वह कैसे भूल गई थी कि अब विवन पर उसका कोई हक नहीं। उसने खुद के इतना करीब क्यों आने दिया था जब उसने उसे दूर रहने का फैसला कर लिया था? और अब उस वादे का क्या जो उसने मुनन से किया था? विवन की वापसी ने जिन चीजों को उसके दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंका था, अब वही सारी बातें उसे याद आई जा रही थी। और यह सब याद आने के बाद वे जैसे जमीन में गड़ी रह गई थी। वो इस वक्त एक बार फिर उसी किनारे पर आ खड़ी थी, जहाँ एक तरफ कुआ था तो दूसरी तरफ खाई। वो विवन सब एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे, पर विवन से किया गया वादा उस सब जैसे उसके पास रहने ही नहीं दे रहा था। खैर, यहाँ में उससे अलग होने लगी तभी विवन ने वापस उसकी कमर जकड़ी और उसे अपने आप से चिपका लिया। यहाँ हमने कहाँ जाने की फिराक में हम विवन के इस सवाल ने आर्यन के होश उड़ा दिए थे। आंखों में हैरत हुई उसे देखती रही तो इधर विवन की बेसब्री देख मित्तल के हाथों की मुट्ठी कसी। वही कहते हुए हमने छोड़ो मेरी बेटी को आगे बढ़ाई था कि तभी विवन ने साथ ही मुस्कुरा दिया और मित्तल की तरफ देखा। बेटी हमने ये कहकर विवन ने सीधा सवाल किया, किसने कहा कि तुम्हारी बेटी पर मेरा कोई हक नहीं? भार्गव मित्तल, इस बात पर मित्तल कुछ कंफ्यूज हुआ और उसने उल्टा सवाल किया, मतलब क्या है तुम्हारा? जो कहना चाहते हो साफ साफ। विवन अजीब तरह से मुस्कुराया, तो साफ साफ सुनो मित्तल, पति होते हुए बाप अपनी बेटी पर कोई हक नहीं जता सकता, और अगर तुम मेरी बीवी से बात करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। विवन के कहे लफ्जों को सुन जहाँ रहनी दंग रह गई। तो वही निहाल को छोड़कर हॉल में मौजूद हर शख्स के होश उड़ चुके थे। क्या बकवास है ये? बेसाख्ता निहाल के मुंह से निकला और इसके बाद निहाल ने तुरुप का पहला पत्ता फेंका और सबसे तगड़ी चाल चली। झूठ बोल रहा है यार, नहीं ये इसकी कोई नहीं चाल है तुम्हें फंसाने की, ये तुम्हें इस बार भी वैसे ही फंसा रहा है जैसे पहले फंसाया था। प्यार का नाटक करके निहाल का तीर एकदम निशाने पर लगा था, क्योंकि निहाल के कहीं शब्दों को सुनने के बाद उसकी आंखें भर रही थी। वे अबोर टूटना नहीं चाहती थी और ना ही कोई झूठ सुनना चाहती थी। उसने गर्दन उठाकर ना मांगों से विवन को देखा और भर्राई गले के साथ, इस बार मत खेलना मेरे दिल के साथ विवन,
ये कहते वक्त उसके गालों पर आंसू के कई कतरे लुढ़क आए थे। उन कतरों ने विमल का दिल जलाया था। डू यू ट्रस्ट मी? विमल ने उसके नमाकों में देखते हुए सवाल किया तो जवाबन हाँ कहना चाहती थी, पर नहीं कह पा रही थी। वजह वो कड़वी आती थी जो किसी फिल्म की तरह उसके जहन में चलती जा रही थी। वो आज अपनी उस हालत पर रोई थी जिस पर उसे तब रोना चाहिए था जब विमल ने उसके सामने तलाक के पेपर साइन किए थे। उसे अपनी इस हालत पर तब रोना चाहिए था जब वे घुटने के बल बैठी विमल की जुबान से अपनी बर्बादी और उसके दिए गए धोखे का सच सुन रही थी। एग्जैक्टली डार्लिंग, मैं हैवान हूँ, हैवान, और यही है मेरी असली पहचान। तो अब तुमसे सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। तो सुनो मेरी जान, झूठ था वे सब कुछ, सिर्फ झूठ हम था। यही हूँ मैं, आर्यन, बेरहम और बेदिल इंसान, सब कुछ साफ था सिवाय विमल के बर्ताव के जिसे आखिरी बार उसने झेला था। विमल के कहे लफ्ज किसी धारदार खंजर की तरह उसके कानों को छलनी करते थे, गूंज उठे। उसकी रूह कांप उठी थी और रूह ही नहीं कांपी, जैसे उसका एतबार डगमगाया था। विमल खामोश खड़ा उसके चेहरे के बदलते हर रंग को देख रहा था कि तभी आर्यन ने उसके सीने पर हाथ रखा और पूरी कुव्वत लगा दी थी उसे खुद से दूर करने के लिए। पर अफसोस वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। वहीं विमल ने उसे दूर होने के बजाय एक दफा फिर उसकी कमर जकड़ी और उसे अपने जिस्म से सटाया और इसे सटाया कि आर्यन जकड़ से गई। लियो में विमल ये कहते हुए आर्यन ने एक दफा फिर उसके चेहरे पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की। तभी विमल के दूसरे हाथ से उसका हाथ झटका और अपना सवाल दोहराया। डू यू ट्रस्ट में? आर्यन चीख पड़ी। नो, खामोशी नहीं करती मैं तुम पर ट्रस्ट, कहते हुए आर्यन ने उसकी कोलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, आखिरी बार मैं तो भरोसा करने के लिए ही आई थी विमल तुम्हारे पास, पर तुमने क्या किया? मुझे तलाक देकर मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझसे अपना सच छिपाया, कहते हुए उसके सीने पर सर टिकाकर बुरी तरह हुई। और ये देख सबके हवास वागता रह गए। पर निहाल मुस्कुरा था क्योंकि वे अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। यहाँ आर्यन ने उसकी कोलर छोड़ी, उसे बांह से पकड़ लिया। मैंने तुम्हारी हर खामियां अपनाने को तैयार थी, पर तुमने उसकी आवाज लड़खड़ाई तो उसने अपने नाक रगड़ते हुए लंबी सांस ली और पागलों की तरह अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, पर मेरे पास कोई हक नहीं बचा तुम्हारी खामियां अपनाने का। ये कहकर आर्यन ने एक बार भी विमल की कॉलर पकड़ी और चीखी, क्यों विमल सिंघानिया, आखिर क्यों किया था तुमने? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले विमल ने उसे सीने से लगा लिया, उसका सिर सहलाते हुए, किसने कहा था तो कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, मुझे तुम पर हक जताने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, पर अगर तुम्हें कोई रिश्ता ही चाहिए तो मैं बता दो तुम्हें आर्यन की, तुम आज भी मेरी बीवी हो। जैसे विमल की कही ये अल्फाज आर्यन के कान में पड़े, सबसे पहले उसके होश उड़े, फिर उसकी सिस्या रुकी और उसने गर्दन उठाकर विमल का चेहरा देखा। ये क्या कह रही हो तुम? आर्यन के सवाल पर बेजी बनता में मुस्कुराता, सही कह रहा हूँ मेरी जान, हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाह रही थी। विमल ने जैसे उसकी गलती याद दिलाने की कोशिश की जो वे भूल चुकी थी और अपनी गलती का एहसास होती हुए बुरी तरह शर्मसार हुई थी। तो वहीं विमल ने आगे कहा, पर मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया ही नहीं था। विमल ने अपनी बात मुकम्मल की तो यहाँ निहाल हंस पड़ा। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है सिंघानिया, तुमने खुद हम सब की आंखों के सामने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे। ये सुनते हुए विमल ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे खुद से दूर गया और राज को आंखों से कुछ इशारा करते हुए निहाल के पास चलाया। तो वही राज बाहर चला गया। इधर विमल ने कहा, तैयार रहना क्योंकि भी डॉक्टर की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है। निहाल विमल के इन शब्दों को सुन निहाल असमंजस में पड़ गया कि तभी राज के साथ एक शख्स ने वहां पर दस्तक दी जिसके हाथ में कोई फाल थी। इधर आने की नजर जैसे उस शख्स को पड़ी उसकी दिल की धड़कनें पड़ी कि वही लोया थे जिस हमने डिवोर्स पेपर बनाए थे। यहाँ विमल सर निगाहों से निहाल को देख रहा था कि तभी लोस ने उसे पेपर दिए तो यहाँ निहाल की आंखें फैली। तो वही विमल ने बड़े रोब से पेपर निहाल के आगे किए। निहाल ने एक नजर उसे देखा और बेहाली के हाल में उसे पेपर्स लिए और गर्दन झुकाई ही थी पेपर्स पढ़ने के लिए कि तभी विमल के कहे अल्फाज उसके कानों में पड़े, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन देख लो। ये सुनकर भी निहाल ने विमल के साइन चेक किए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ निहाल? निहाल के चेहरे की बदलती रंगत देख मित्तल ने निहाल के पास आकर सवाल किया। निहाल ने कोई जवाब देने की बजाय फाइल उठाकर दूर फेंक दी और अपने देखती नजरें विमल पर डाली और दांत पीसते हुए फिर से वही खेल के निहाल विमल का कॉलर पकड़ने को हुआ कि अयान ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ रहा। ये देख मैनेजर फौरन हरकत में आए और निहाल के पास आकर उसकी बाजुएं पकड़ ली। नहीं तो धरानी ने विमल के पास आई और सवाल का क्या था पे उस पेपर्स में। उसके इस सवाल पर विमल ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से चिपका कर निहाल की तरफ देखते हुए कहा, मेरे नकली सिग्नेचर। विमल ने आर्यन को देखा और तिरछा मुस्कुराया और यहाँ उसकी आंखें फैल गई। आर्यन को यह पल याद आया जब विमल ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि विमल ने उसे इतनी आसानी से डिवोर्स कैसे दे दिया। और उस सवाल का जवाब आज हमने जाकर मिला उसे। वहीं नव्या भी बेदांत से अलग हुई और आनंदी की तरफ देखने लगी। इधर भी उन्होंने निहाल की तरफ देखा और कहा, वे सिग्नेचर्स नकली थे और पेपर्स भी ये लफ्ज भी उनके नहीं अयान के थे। जिसे सुनने के बाद सबके चेहरे की भाव बदलते देर नहीं लगी और उसके बाद अयान ने उस राज का पर्दाफाश किया जिसे सभी जानते। फ्लैशबैक तो ये दोनों तुम्हारे दोस्त थे? ये सवाल करते हुए एना नूडल्स में फोक घुमाया और मुंह खोलकर नूडल्स ठूसा। उसके होठों पर से 2-3 नूडल्स लटक रहे थे जिन्हें एना ने सर से मुंह में अंदर किया और फिर जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अगले सवाल किया, तो ये दोनों गूंगे भी है क्या जीजू? जीजू मतलब विमल? हाँ तो हाँ
तो वहीं इस वक्त विमन के साथ ही बैठी हुई थी और उसकी नजर अयान और ईवान पर थी, जो विमन के बगल में बैठे उसे किसी अजीब प्राणी की तरह देख रहे थे। नहीं, पर अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम गूंगी जरूर हो जाओगी। ईवान ने टेबल पर हाथ पटकते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम नूडल्स में फोक घुमा रही है ना? चेहरे कुटी की तभी अयान ने ऐना को देखते हुए घुटने पर पैर चढ़ाया। वैसे काम है कि खून से पेट नहीं भरा क्या इसका? ये कहकर अयान ने गर्दन मोड़कर विमन को देखा तो फोन को मुतवज्जो दिए बैठा था। क्या यार विमन, तुम इससे पहले कि अयान अपनी बात मुकम्मल कर पाता विमन का फोन बजा। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, भरवा मित्तल आपको और मिसेस सिंघानिया के डिवोर्स के पेपर बनवाना चाहता है, क्या करना है सर? ये सुनते ही विमन के चेहरे पर साथ मुस्कुराहट आई। इसी के साथ उसने बेहद आराम से पीठ कुर्सी पर टिकाई और कहा, हाँ तो बना दो डिवोर्स पेपर। ये सुनकर ऐना के मुंह की तरफ जा रहा नूडल से भरा चम्मच हवा में ही रुक गया। तो वहीं अयान और ईवान भी गर्दन मुड़े उसे देखने लगे। यहाँ विमन ने आगे कहा, हाँ पेपर्स नकली बनाना और पकड़ा दो मित्तल को, ये खिलौना और खेलने दो उसे इस खिलौने से ही कहकर जहाँ विमन ने कॉल कट की तो वहीं बाकी सबने चैन की सांस ली। चैन की सांस तो आर्यनी ने भी ली जब अयान ने अपनी बात मुकम्मल की। उसकी आंखें भर आई थी ये जानने के बाद कि एक दफा फिर विमन ने उसके रिश्ते को टूटने से बचा लिया। तो विमन के कारनामों के बारे में जानकर सबकी होश एक दफा फिर उड़ चले थे। यहाँ ने किसी की परवाह के बगैर भागते हुए विमन के पास चले और उसके गले में बाहें डालकर उसके सीने पर अपना सिर पटक दिया। वहीं विमन का भी एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ उसके बैग पर धसका। इधर विमन की बाहों में से शक्ति आ रही के होश उड़ गए जब बेतल के कहीं के लफ्ज उसके कान में लगता है, दुनिया अपनी बहनें ना की जान की परवाह नहीं। मित्तल के लफ्जों को साथ ही उसकी सिसकियां रुकी और उसकी हमने रोकी और उसकी आंखें फैली। तो इन्हें वेदांत लिया और समीर भी इधर उधर देखने लगी। इधर राजा और नबी पूरे हॉल में नजर दौड़ाई और फिर एक दूसरे को देखा। यहाँ विमन से अलग होकर एक झटके में मुड़ी और नव्या वेदांत को देखा जिसके होश उड़े हुए थे और वैसले क्योंकि ऐना वाकई में वहां से गायब थी। और इस तरह एहसास होते ही पल भर में हर एक शख्स के चेहरे की रंगत उतर आई और उधर सबके बेरंग चेहरे को देखने निहाल ने मैनेजर को देखा जो हैरान हुए खड़े थे और हैरानी की वजह से उनकी पकड़ भी निहाल की बाजू पर ढीली पड़ गई थी, जिसका फायदा उठाकर निहाल ने धीरे से अपनी बाजू छोड़े और धीरे से जूते ठोकते हुए निहाल की तरह हंस पड़ा। जार बहुत तगड़ा बिछाया था तुम लोगों ने, पर फंस बेचारी ऐना बेटी, चाहे भी हो या बेटी हो, जो हमारे खिलाफ जाएगी अपनी जिंदगी की बलि चढ़ाएगी। ये कहकर मित्तल ने भी अपने जूते ठोके और मुस्कुरा उठा। तो उसका मतलब यह था खेल एक बार फिर बदला जा चुका था। यहाँ हॉल में विमन और अयान को छोड़कर हर शख्स के चेहरे का रंग फना हो चुका था। तो वहीं से सर्द के आलम में आर्यनी ने अपनी गर्दन झुका ली और उसकी आंखें बह उठी थी और यहाँ आर्यनी की बहती आंखें देख मित्तल और निहाल मुस्कुराई। बहुत तड़प रही हो तुम अपनी बहन के लिए, ये कहते हुए निहाल आर्यनी के पास चलाया और धीरे से अपनी गर्दन झुकाई। बहन चाहिए? ये सुनकर आर्यनी ने गर्दन उठाई और आंसू से झलकती आंखों से निहाल को देखा और बेहद मध्यम आवाज में कहा, हाँ हाँ। इन लफ्जों को साथ ही उसकी आंखों से उसके आंखों में थमे आंसू झड़ने की तरह उसके गालों पर बहे और अजीब सा दर्द झलक रहा था उसके चेहरे पर निहाल जैसे हैवान को कहाँ कोई फिक्र होने वाली थी उसके आंसू की। उसकी बहती आंखें देख निहाल मुस्कुराया था। ठीक है, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी, ये कहते हुए निहाल ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, पर उससे पहले कहते कहते हुए रुका और पलक झपकते ही उसने एक कांच की बोतल उठाई और कांच की बोतल टेबल पर दे मारी। निहाल ने ये सब इतना जल्दी किया कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला, पर जिसे मौका मिला उसने पलक झपकते ही निहाल का हाथ रोक लिया। जिस हाथ में वे बोतल टूटी बोतल मौजूद थी उस बोतल का निशाना सीधा आर्यनी बनने वाली थी। वहीं आर्यनी जो इन सबसे बुरी तरह खौफ ज्यादा हुई थी और लम्हे भर के लिए अपने थम चुकी थी, उसने धीरे से अपनी नजर उठाई और अपने सामने खड़े शख्स को देखा। उस शख्स को देखने के बाद मानो की सदमे में चली गई थी। विमान की तरह नीली आंखें नीली आंखों में वही सर्द तासुरात। विमान की नक्श बस फर्क बस उम्र का था। जहाँ ने थरथरी जुबान से कहा 1.5, तो वहीं निहाल ने भी अपनी धधकती नजर उठाई और शख्स को देखा जिसे हमने उसका हाथ पकड़ने की जरूरत की थी और सेकंड भी नहीं लगे। और उस शख्स का चेहरा देखने के बाद निहाल के चेहरे के तासुरात बदल गए और पर निहाल की जुबान कांप उठी। अरुण सिंघानिया। निहाल के कहे लफ्ज पूरे हॉल में गूंज उठे और अब जाकर उसकी नजर अरुण सिंघानिया पर गई। जैसे ही सबकी नजर अरुण पर पड़ी पूरे हॉल में खौफनाक सन्नाटा पसर चुका था। हर चीज हर शख्स को मानो बर्फ ने अपने हिसार में ले लिया था। दुनिया में मौजूद हर चीज पर जैसे बर्फ की एक परत जम चुकी थी और लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ने अपनी रफ्तारी खो दी हो। इस एक लम्हे में हर शख्स की धड़कनें जैसे थम से गई थी। उन धड़कनों और वक्त को रफ्तार तब मिली जब विवन ने निहाल से सवाल किया, वही सोच रहे होना कि ये यहाँ कैसे? विवन ने वही सवाल किया जिसका जवाब पाने के लिए हर शख्स को बेकरार था और उस बेकरारी को खत्म करने की जिम्मेदारी अयान ने ली, जिसने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए उन सब की तरफ आते हुए मैं बताता हूँ, ये कहते हुए अयान ने दोबारा कहानी वहां से शुरू की जहाँ सब इस कहानी का अंत समझ चुके थे। एक बार फिर वही वक्त वहीं आ ठहरा, इटली में वही इटली जिस पर एल्डो जैसा खूंखार माफिया राज किया करता था। इसलिए क्योंकि वे वही दिन था जिस दिन विवन की अधूरी कहानी शुरू होने के साथ एल्डो की कहानी खत्म होने वाली थी। यूरी की दर्दनाक हालत देख एल्डो के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई। उसने कहा, तुम जरा इसे एंटरटेन करो, मैं भी आता हूँ। कहकर एल्डो वहां से चला गया। इधर आने की नजर सीधे विवन पर शिफ्ट हुई। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम वो राज अपने बाप से नहीं बुलवाओगे? इस सवाल के साथ अयान ने घर की नोक सीधे विवन के सिर पर पहुंच के नहीं। विवन ने कहा, तो मौत मुबारक हो विवन सिंघानिया।
अयान के इन लफ्जों के साथ ही फायरिंग हुई और फर्श पर खून फैल गया। वहां खड़े हर शख्स की आंखें फटी रह गई थी। ये नजर आ रही क्योंकि अयान की बंदूक से निकली गोली विवन के कान को छूकर गुजरी थी, जो सीधे उस आदमी के सीने के आर पार निकली थी जो एल्डो के थे। ये देख कमरे में मौजूद एल्डो के 3-4 आदमियों की एक पल के लिए आंखें फटी फटी रह गई, पर अगले ही पल उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और अफसोस से पहले कि अपनी कि वे आदमी अपनी गन तान पाते उससे पहले आया ने दोनों मेजर्स ने उन्हें अपनी बंदूक की नोक पर लिया और उन्हें अपना निशाना बना लिया। बंदूक से निकली गोली सीधे आदमियों के माथे पर लगी और अपनी दर्दनाक मौत के साथ वे धम से जमीन पर आ गिरे। वहीं इनके गिरते ही यूरी की चीखें रुकी और आखिरकार उसका नाटक बंद हुआ। हाँ, वे सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि अयान की बंदूक से निकली गोली उसके हाथ को छूकर गुजरी थी। क्या यूरी, तुमने मेरे कान के पर्दे फाड़ डाले। गोली सिर्फ छूकर निकली थी। ये कहते हुए अयान ने अपनी गर्दन घुमाई और यूरी को देखा कि अयान ईमान के पास है। उसके हाथ खोलने लगा और उस लम्हे भर में उसने ईमान को आवाज कर दिया, मुझे तो लगा था कि इसने इसके ओवर एक्टिंग से हमारा राज न खुल जाए। ये कहते हुए गले भाषा इधर मैनेजर की वजह से भी उनको भी इस इंजर से निजात मिल चुकी थी। उसने आजाद होते ही अपनी गर्दन घुमाई तो वहीं अयान के मैनेजर भी फौरन भागे मैनेजर के पास चलाए और एक एक करके सबको आजाद कर दिया। डेढ़ का कुछ पता चला। ये कहते हुए अयान की तरफ मुड़ा। जवाबन अयान ने अपनी गर्दन नाम हिलाई और कहा, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर एल्डो के आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा है और हमारे पास वेपन के नाम पर सिर्फ 4 गन है। इस पर विमन खामोश रहा क्योंकि उसकी नजर मैनेजर पर थी। यहाँ अयान भी विमन की नजरों का पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें खिल गई क्योंकि यूरी, गलेबराज और राहुल ने एल्डो के आदमियों के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में उन आदमियों की गन मौजूद थी। वहीं ईमान मैं बेहतर सुख चेहरे के सामने उनकी हरकतें देख रहा था। कपड़े काफी कंफर्टेबल है। ये कहते हुए यूरी ने अपने मुंह को काले कपड़े से ढका तो उन्हीं बाकी मिनर्स ने भी वही किया। इधर अयान ने गहरी सांस ली और विवन की तरफ मुड़ा और कहा, इसमें कुछ नहीं होगा विवन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एल्डो किसी भी वक्त आ सकता है। ये सुनते हुए विवन ने जमीन पर पड़ी हुई लोहे की जंजीर उठाई जिसने उसे बांधा गया था। उसने जंजीर हाथ में लपेटते हुए कहा, पता है मुझे, पर हमें हर रात में डेढ़ को ढूंढना हुआ। ये कहकर उसने मैनेजर को देखा। ये कोई आम जंग नहीं थी, हम हर कदम पर खतरा है, तो अपने हर कदम सोच समझ कर रखना। ये कहते विवन बाहर निकल गया तो वहीं बाकी लोग भी उसके पीछे चलाए। फ्लैशबैक कंटिन्यूड। वहीं गलियारा था जहाँ जिस कमरे पर विवन को कैद किया गया था उस कमरे से कुछ दूर एल्डो के 2 आदमी खड़े थे और इन आदमियों पर विवन, अयान, ईवान और मैनेजर्स की नजर थी जो उनकी तरफ आ रहे थे। इन इधर आदमियों के कदमों की हर सुनी तो पीछे मुड़े की तभी धाड़ अयान के बंदूक से वो निकली गोली उन आदमियों के सिर के आर पार निकल चुकी थी और अब आदमियों के बेजान जिसमें जमीन पर पड़े थे। इसी के साथ अब रास्ता साफ था क्योंकि काफी दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, विवन, अयान और ईवान की आंखें फैली जब गुलियार के पार करने के बाद उनका सफर किसी खोल के दरवाजे पर आकर खत्म हुआ और सबकी नजर उस तैनात आदमियों पर गई जो हाथ में गन ताने हॉल में टहल रहे थे। इतनी हाई सिक्योरिटी देखकर डायना को समझते देर नहीं लगी कि उनको इन्हीं में से किसी कमरे में रखा गया। तो वहीं इस हॉल में हर तरफ दरवाजे मौजूद थे और इतने सारे दरवाजे देख सारे मैनेजर्स का दिमाग घूम कर रह गया। इधर विवन की नजर ने कुछ ऐसा तलाशा जिससे उसके होठों के कोने मुड़े और शायद उसे उसकी मंजिल मिली और अब उसकी नजर उसकी मंजिल मतलब उस डोर पर थी जो डोर किसी साधारण दरवाजे की तरह नहीं था। डोर को किसी विशेष धातु से बनाया गया था। उसके चारों ओर की दीवारें कंक्रीट की बनी हुई थी और डोर के सेंटर में एक डिजिटल पैनल लगा हुआ था जिसमें अत्याधुनिक का उपयोग किया गया था। पैनल के ऊपर एक स्क्रीन थी जिस पर अंगूठे का निशान लगाने के लिए जगह दी गई थी। जैसे ही कोई अपना अंगूठा उस पर रखता है, गेट के सेंसर उसे स्कैन कर उसकी पहचान की पुष्टि करते। उसके अलावा पैनल पर एक छोटी कीबोर्ड थी। यहाँ गुप्त पासवर्ड डालकर गेट को खोला जा सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।